हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूं और आज ये हमारी हिंदी की 15वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को समास पढ़ा रहा हूं। समास की ये हमारी दूसरी क्लास है और हिंदी के तहत देखेंगे तो ये 15वीं क्लास है। समास के अंतर्गत जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने आप सभी को अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताया। समास का अगर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो पहली क्लास में हमने बताया, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त शब्द। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त शब्द। समास सम प्लस आस से मिलकर बना हुआ है और सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन, यानी संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द को ही समास कहते हैं। समास विग्रह जो होता है, जब समास विग्रह जो होता है, यानी किसी भी समास का जब हम तोड़ते हैं, उसको अलग करते हैं, वही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह में क्या होता है? विभक्तियां होती हैं, जबकि समास में विभक्तियां या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। समास के अंतर्गत हमने बताया समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछेगा तो 6 प्रकार के। 6 प्रकार में कौन कौन हो जाएगा? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। फिर हमने बताया मुख्य रूप से समास 4 ही प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास हो जाते हैं, जो कि एक कर्मधारय हो जाता है और दूसरा द्विगु हो जाता है। फिर तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। हमने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत बताया कि अव्ययी भाव समास में जो होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, यानी पहला पद। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को बाद वाला पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है। पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान भी होता है। और जबकि तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? बाद वाला पद प्रधान होता है। यानी अगर अव्ययों की अगर पुनरावृत्ति होती है, अव्ययों की अगर पुनरावृत्ति होती है तो वहां भी तत्पुरुष समास देखने को मिलता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत अब हम आज कर्मधारय समास और द्विगु समास को देखेंगे। कर्मधारय समास और द्विगु समास को देखेंगे। कर्मधारय का अगर कर्मधारय समास की बात करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इसी के 2 भेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में भी क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। यानी उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, बाद वाला पद। तो कर्मधारय समास को अगर हम देखते हैं, कर्मधारय समास की पहचान क्या है? यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास का विग्रह करते हैं, तो बीच में हमें है जो देखने को मिलता है। जैसे अगर हम नील कमल की बात करें, नील कमल समास की बात करें, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। और अगर हम चरण कमल की बात करेंगे, चरण कमल यानी कमल के समान जो चरण होगा, कमल के समान जो चरण होगा वही कमल चरण कमल होगा। अच्छा, तो इसके विग्रह करने पे बीच में विग्रह में है जो दिखाई देता है, और ये तो पहली पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों पद विशेषण हो जाते हैं, तो जब जहां पे दोनों पद विशेषण हो जाते हैं उसे विशेषणों भय कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विशेषणों भय कर्मधारय समास। जैसे नील पीत, नील मतलब नीला और पीत मतलब पीला, तो नीला व पीला, यानी दोनों शब्द क्या है? नीला व पीला रंग है, रंगवाचक विशेषण है। तो यहां पर क्या होंगे? विशेषणों भय कर्मधारय समास होगा। ये अगर पहला पद क्या हो रहा है? पहला पद विशेषण आ रहा है, पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष। विशेष किसे कहेंगे आगे हम बताएंगे आपको, लेकिन हालांकि संक्षिप्त रूप से यहां समझ लीजिए कि विशेष और विशेषण में क्या अंतर होता है। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेष उसे कहेंगे जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष किसे कहेंगे?
जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम बहुत मोटा है, राम बहुत मोटा है, तो मोटा यहाँ पे क्या है, मोटा शब्द विशेषण है और राम क्या हो जाएगा, विशेष। क्यों? क्योंकि राम शब्द संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा है, सॉरी सर्वनाम तो नहीं होगा, संज्ञा होगी, संज्ञा होगा। राम शब्द संज्ञा है, तो राम बहुत मोटा है अगर हम कहेंगे तो मोटा शब्द विशेषण हो जाएगा और राम क्या हो जाएगा, विशेष हो गया। यानी जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य कहलाता है और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। कभी कभी दोनों पद में विशेषण ही होता है, उसे विशेषणोभय कर्मधारय कहते हैं। जैसे नील पीत, नीला व पीला। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। शीत माने क्या होता है, ठंडा, और उष्ण माने गर्म, शीत व उष्ण। सद्भावना, अगर सद्भावना को देखेंगे यानी अच्छी है भावना, अच्छी है जो भावना, ये हो गया। अंधकूप का यानी अंधा है जो कुआं, कुआं क्या है, अंधा है, अंधा है जो कुआं। प्रधानाध्यापक यानी अध्यापकों में है जो प्रधान, अध्यापकों में जो प्रधान है वही प्रधानाध्यापक है। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, यानी ऐसी आत्मा जो कि महान है। तो इसका विग्रह करने पे बीच में है जो आ रहा है, सुनयन, सुनयन मतलब सुंदर है जो नयन, सुंदर है जो नयन। नीलोत्पल, नील प्लस उत्पल से मिलकर बना है, नील प्लस उत्पल, उत्पल से नील मतलब नीला और उत्पल माने कमल होता है, इसी को नील कमल भी कह सकते हैं, नीलोत्पल, नील कमल, लाल कमल, ये सब क्या होंगे, कर्मधारय समास। तो नील क्या है, नील विशेषण है, नील विशेषण है, कमल विशेष है, तो यहाँ पे कर्मधारय समय। गुरुदेव, गुरुदेव जो होता है ये भी कर्मधारय समास है, ये गुरु रूपी देव, गुरु रूपी देव जो होता है उसे गुरुदेव कहते हैं और ये भी क्या है, कर्मधारय समास है। और ये हो गया। जबकि गुरु भाई अगर कहेंगे, गुरु भाई यानी गुरु के समान जो भाई होता है, तो वो वहां पे गुरु के समान जो भाई होता है वो तत्पुरुष समास में चला जाता है, तत्पुरुष समास में गुरु भाई होता है। लेकिन गुरुदेव की अगर हम बात करेंगे तो गुरुदेव किस में जाता है, गुरुदेव आपका कर्मधारय समास में जाएगा। ये आपके कर्मधारय समास थे। द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं, द्विगु समास की पहचान क्या है, द्विगु समास की जब हम बात करते हैं तो द्विगु समास में भी क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा यानी बाद का पद। और द्विगु समास की यह विशेषता है कि इसका पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची। द्विगु में भी द्विगु समास है, यानी अगर पूछे कि द्विगु में कौन सा समास है तो द्विगु में भी द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि द्विगु जो द्वि है, द्वि का अर्थ ही होता है दो, द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। और अगर इसका अर्थ द्विगु का देखेंगे तो दो गायों का समाहार, दो गायों का समाहार ही द्विगु कहलाता है। तो यहां पर भी क्या है, द्विगु में भी द्विगु समास है। चौराहा, चौराहा का अर्थ क्या होगा, चार राहों का समाहार। तिराहा, तीन राहों का समाहार। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। षटकोण, छह कोणों का समूह। पंचहत्था, पांच हथौड़ों का समूह। नवग्रह, नवग्रह का समूह। चौलड़ी, चार लड़ियों का समूह, चार लड़ियों का समाहार। दुपट्टा यानी ऐसी पट्टी जिसमें दो हो, दो पट्टी वाला वस्त्र। एक तारा यानी ऐसा तारा जो एक हो। नवरात्र, नवरात्रि, नवरात्रि यानी नवरात्रि। लेकिन नोट करेंगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अगर त्रिनेत्र पूछ दे, त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में आप नहीं कहेंगे कि यहाँ पे त्रि मतलब तीन होगा, त्रि मतलब तीन होगा, तीन नेत्र है जिसके, ऐसा नहीं करेंगे। त्रिनेत्र का मतलब होता है कि भगवान शिव की बात कर रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ये अलग अर्थ दे देता है। ये क्या करता है, त्रिनेत्र का मतलब इसमें क्या होता है, ना तो पूर्व पद, ना तो इसका पूर्व पद त्रि प्रधान है, ना ही नेत्र प्रधान है। ये एक नया अर्थ दे रहा है। त्रिनेत्र का मतलब भगवान शिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन लोचन यानी तीन आंखें हैं जिसकी। चतुरानन, चार मुख है जिसके, आनंद मतलब मुख, चतुरानन। पंचानन, पांच आनन है जिसके। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये बहुब्रीहि समास। अब इसको नहीं करेंगे पांच है, तीन है, चार है, तो ये द्विगु समास। द्विगु समास की यही विशेषता होती है कि इसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। तो यहां पर भी तो संख्या आ रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक नया अर्थ दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इससे एक नए अर्थ का भाव निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जबकि चौराहा, चौराहा का मतलब चार राहों का समाहार। तिराहा मतलब तीन राहों का
समूह, पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, षटकोण मतलब 6 कोणों का समूह, पंचहत्था, ये सब क्या, तो इनसे पहला पद जो है संख्यावाची हो रहा है। तो अब आइए, अब हम लोग ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास हो गया। अब आइए हम लोग द्वंद्व समास को देखते हैं। किसको देखते हैं? द्वंद्व समास को। तो द्वंद्व समास को अगर हम देखते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या होता है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके क्या होते हैं? द्वंद्व समास में इसके समस्त पद जो होते हैं, इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होंगे और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह जो होता है, ये डैश, योजक चिन्ह डैश लगा होगा। द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह डैश लगा होता है। और जब भी विग्रह करेंगे इसका, तो बीच में क्या दिखेगा? और दिख सकता है, या एवं दिखेगा, या दिखेगा, या फिर अथवा भी दिख सकता है। इनके दोनों पद क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होंगे? संज्ञा होंगे। दोनों पद का जब हम विग्रह करेंगे, यानी द्वंद्व समास का जब विग्रह करेंगे, तो बीच में और, अथवा, या, एवं ये सब देखने को मिलेंगे और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह डैश लगा होगा। इनके दोनों पद संज्ञा होते हैं। जैसे दुख सुख, तो बीच में योजक चिन्ह लगा है, ये डैश दुख, और जब इसका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या आ गया? और, दुख और सुख, तो बीच में और आ गया और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। तो दुख सुख का जब हम विग्रह करेंगे, दुख और सुख। भाई बहन, भाई बहन का जब करेंगे बीच में योजक चिन्ह भाई और बहन। देश विदेश, तो यहां पर भी योजक चिन्ह देश और विदेश, यहाँ पे बीच में और। लोटा डोरी, बीच में योजक चिन्ह, जब इसका विग्रह करेंगे तो लोटा और डेरी, डोरी, लोटा और डोरी। इसी तरह से और कई सारे शब्द हो जाएंगे द्वंद्व समास के अंतर्गत। द्वंद्व समास जो होता है, जैसे गुण और दोष हो गया, गुण दोष, नर नारी, राजा और प्रजा, ये सब क्या हो जाएंगे? गुण और दोष हो सकता है, नर नारी, राजा और प्रजा, ये सब द्वंद्व समास हो जाएंगे। द्वंद्व समास का ही एक भेद है इतरेत्तर द्वंद्व। द्वंद्व समास का ही एक भेद है इतरेत्तर द्वंद्व। और इतरेत्तर द्वंद्व जो होता है, इसमें प्रायः योजक चिन्हों को, जैसे यहाँ पे योजक चिन्ह डैश लगा होता था ना, देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी द्वंद्व समास के हैं इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा है। लेकिन इतरेत्तर द्वंद्व समास में जो है, इसमें योजक चिन्हों को हटा दिया जाता है, इसमें नहीं लगे होते हैं। इसमें जैसे देखिए धनुर्बाण, धनुर्बाण अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा? धनुष और बाण, क्या हो जाएगा? धनुष और बाण। लाभालाभ, लाभालाभ का क्या हो जाएगा? लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ यानी हानि, लाभ और अलाभ, लाभ और अलाभ का मतलब क्या हो जाएगा? हानि। और धर्माधर्म की अगर हम बात करेंगे, तो धर्म, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, ये इसका हो जाएगा। सीता और राम हो जाएगा। सीताराम का क्या हो जाएगा? सीता और राम, सीता और राम, सीता और राम, ये हो जाएगा। तो ये द्वंद्व समास था। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में पद, समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगा होता है। इसके दोनों पद क्या होंगे? संज्ञा होंगे। और इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है? योजक चिन्हों को, इतरेत्तर द्वंद्व समास में योजक चिन्हों को हटा दिया जाता है। इतरेत्तर द्वंद्व समास में जैसे धनुर्बाण, धनुष और बाण, लाभालाभ में लाभ और अलाभ, धर्माधर्म में धर्म और अधर्म, सीताराम में सीता और राम। अब आइए हम लोग चलते हैं, अंतिम समास जो बचा है बहुव्रीहि समास, उसको भी देख लेते हैं। आइए अब बहुव्रीहि समास को देखते हैं। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर कोई अलग से तीसरा अर्थ प्रदान करने लगते हैं। यानी उसके जो पद होते हैं, बहुव्रीहि समास में जो शब्द होता है, उसके जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद जो होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो उनका अपना कोई, उनमें कोई अपने प्रधानता नहीं होगी। यानी वे अर्थ तो देंगे, लेकिन वो कोई अलग नया अर्थ दे देंगे। जैसे त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र, त्रि माने 3 होता है, नेत्र मतलब 3 आंख होना चाहिए। लेकिन 3 आंख, फिर 3 आंख किसके लिए प्रयोग होता है? भगवान शिव के लिए। तो इसलिए यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र का एक अलग अर्थ दे रहा है, भगवान शिव का अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं। अपना मूल अर्थ छोड़ देंगे, दोनों पद जो है अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी
अन्य अर्थ की विशेषता को प्रकट करते हैं। अर्थात इस समास में दोनों पद की प्रधानता नहीं होती है। इस यानी बहुव्रीहि समास में दोनों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, जबकि द्वंद्व समास में क्या था कि दोनों पद की प्रधानता थी। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता थी। कर्मधारय द्विगु, कर्मधारय द्विगु और तत्पुरुष, इसमें उत्तर पद की प्रधानता थी, जबकि बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं है, दोनों पद की प्रधानता नहीं है। इसमें कोई अन्य तीसरा अन्य अर्थ की विशेषता निकलती है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नील मतलब नीला, नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला, यानी नीला गला। तो नीला गला तो इसका कोई अर्थ नीला गला तो इसका सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इससे क्या अर्थ निकल रहा है, यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है। त्रिनेत्र भी उन्हीं का नाम है, नीलकंठ भी, ये सब पर्यायवाची में आता है कि शिव के पर्यायवाची, नीलकंठ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची हैं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, और यहाँ पे तब बहुव्रीहि समास आएगा। यानी अगर ये शब्द लिख के दे कि नीलकंठ, नीलकंठ, और ये भी लिख दे कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब वहां पे बहुव्रीहि समास। या फिर अगर ये लिख दे रहा है कि नीलकंठ और वहां पर लिखा है नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तब यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीला क्या है, विशेषण है। नीला क्या है, नीला विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य है। और है जो बीच में, अभी हमने बताया कि कर्मधारय समास में क्या होता है, बीच में है जो देखने को मिलता है, और इसका पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, या कभी कभी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण हो जाते हैं, वहां पर विशेषणोभय कर्मधारय होता है। जैसे नीलपीत हमने देखा था, नीलपीत यानी नीला पीला, शीतोष्ण शीत उष्ण, उसमें क्या था, कर्मधारय समास था, विशेषणों भय कर्मधारय। यहाँ पर क्या है, नीलकंठ यानी नीला है जो कंठ, अगर इस तरह से लिख के आ रहा है तब वहां पे कर्मधारय समास होगा। और नीलकंठ है और ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये है और बहुव्रीहि ऑप्शन में है, तब क्या करेंगे, बहुव्रीहि लगा देंगे, यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव की बात कर रहा है। पीतांबर, इसी तरह से दूसरा उदाहरण, पीतांबर की बात करते हैं तो पीतांबर यानी पीला, पीत माने पीला होता है, अंबर मतलब वस्त्र होता है, यानी पीला वस्त्र, पीला वस्त्र इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन ये अन्य अर्थों में पीला है वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण की बात कर रहा है, तब यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। और अगर पीला है जो वस्त्र खाली लिख के आए, पीला है जो वस्त्र अगर खाली लिख के आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीला शब्द विशेषण है और वस्त्र शब्द जो है विशेष्य है, वस्त्र की ही विशेषता बता रहा है, पीला वस्त्र की ही विशेषता बता रहा है। यानी जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो पीला शब्द विशेषता बता रहा है इसलिए पीला विशेषण है, और वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है इसलिए वस्त्र विशेष्य है। तो और है जो बीच में, है जो है बीच में आ रहा है इसलिए कर्मधारय है। इसी तरह से स्वरूप, स्वरूप का अगर अर्थ दे रहा है सुंदर है रूप जिसका, तब यहाँ पे बहुव्रीहि समास, तब यहाँ पे बहुव्रीहि समास। और अगर ऐसे लिखा है सुंदर है जो रूप, सुंदर क्या है, विशेषता है, विशेषण है, और रूप क्या है, विशेष है, यानी रूप की विशेषता है कि कैसा रूप है, सुंदर रूप है। कुरूप भी उसी में चला जाएगा, कुरूप भी, कुरूप तो माने बुरा है रूप जिसका, अगर बुरा है रूप जिसका ऐसे आ रहा है तब बहुव्रीहि समास, और बुरा है जो रूप लिख के आ रहा है तब कर्मधारय समास। एक और इंपॉर्टेंट है पतझड़, पतझड़ शब्द पूछा प्रश्न परीक्षा में कि पतझड़ में कौन सा समास होगा, तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि पतझड़ का मतलब क्या होता है, पत्ता झड़ना, और पत्ता कब झड़ता है, बसंत के मौसम में, बसंत का मौसम जो होता है तो उसमें पत्ते गिरते हैं। तो यानी ये बसंत के मौसम के आगमन की बात कर रहा है। पतझड़ कब होता है, जब बसंत के मौसम का आगमन होता है, तो यानी ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। ये एक नया अर्थ दे रहा है, पतझड़ बसंत का मौसम के आने का संकेत दे रहा है, इसलिए पतझड़ बहुव्रीहि समास है। इसी तरह से अगर देखेंगे दशानन, दशानन, आनंद माने मुख होता है, आनंद माने क्या होता है, मुख, दशानन, 10 आनंद जिसके हैं, यानी रावण की बात हो रही है, तो यहाँ पे दशानन, ये भी बहुव्रीहि समास। घन श्याम, घन के समान श्याम, घन मतलब बादल, घन मतलब बादल के समान जो काला है, श्याम माना काला, तो श्री कृष्ण की बात होती है। एक दंत्र, एक दंत होगा, एक दंत्र नहीं होगा, एक दंत होगा। एक दंत का अर्थ होता है, एक दंत का मतलब होता है, एक दंत का अर्थ होता है एक दांत जिसके है, यानी गणेश की बात हो रहा है। त्रिनेत्र शिव की, त्रिलोचन, त्रिलोचन भी शिव की। और अगर हम बात करते हैं सहस्त्राक्ष की,
तो सहस्त्राक्ष यानी ये कौन है सहस्त्राक्ष? सहस्त्राक्ष की अगर हम बात करेंगे यानी सहस्त्र है आंखें जिसकी। अब आइए देखते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है? कर्मधारय में एक पद विशेषण जहां होता है वहीं दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। विशेषण हमने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। नील गगन, नीला है जो गगन यानी एक ऐसा आकाश जो कि नीला है, तो नील इसमें क्या है? पहला नील क्या है? नीला विशेषण है, और गगन आकाश है, गगन माने आकाश, ये विशेष है। नीला है जो गगन या नीला है जो आकाश। इसी तरह से चरण कमल यानी कमल रूपी जो चरण होता है या कमल के समान जो चरण होगा, ये क्या होंगे? कर्मधारय समास। जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य, बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है, यानी समस्त पद। और उसमें क्या था? पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है, द्वितीय उत्तर पद जो होता है विशेष्य का कार्य करता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है? समस्त पद जो भी दोनों पद हैं वो किसी संज्ञा के एक विशेषण का कार्य करता है। जैसे लंबोदर की बात करें, अगर लंबोदर का अर्थ दे दिया है मोटे पेट वाला, तब तो वहां पे कर्मधारय समास होगा, तब तो वहां पे कर्मधारय लंबे पेट वाला या मोटे पेट वाला। लेकिन अगर वो लिखा है कि लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तब वहां पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। इसी तरह से नीलकंठ की बात करेंगे, नीलकंठ के अर्थ में अगर नीला है जो कंठ लिखा है तो नीला विशेषण है और कंठ क्या है? विशेष है जो बीच में आ गया, यानी विशेषण विशेष और बीच में है जो, तब यहाँ पे कर्मधारय। लेकिन अगर वो लिखा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तब वहां पे क्या हो जाएगा भैया? बहुव्रीहि समास, तब वहां पे बहुव्रीहि समास। अब हम लोग देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होगा। द्विगु और, आइए देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है। द्विगु और बहुव्रीहि समास में, तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है, द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संख्यावाचक विशेषण होता है। द्विगु समास का पहला पद यानी पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। यानी द्विगु समास का जो पहला पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा विशेष्य होगा। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। जबकि द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद विशेष संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। समस्त ये हो गया। जैसे अगर हम देखते हैं चतुर्भुज, क्या देखते हैं? एक शब्द है चतुर्भुज। अगर चतुर्भुज का अर्थ होता है कि चार भुजाओं का समूह, चार यानी ये देखिए संख्यावाचक विशेषण है चार, चार क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, और चार भुजाओं का समूह समूह तब तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर ये आ गया कि चार है भुजाएं जिसकी अर्थात अर्थात विष्णु की बात कर दिया, तब यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं चौलड़ी जो है, चौलड़ी, चौलड़ी का अगर अर्थ दे रहा है चार लड़ियों का समाहार, चार लड़ियों का समाहार, तब तो वहां पे आपका द्विगु समास, तब तो वहां पे द्विगु समास। लेकिन अगर चार है लड़ियां जिसमें अर्थात एक माला की बात कर रहा है, तब वहां पे क्या हो जाएगा भैया? बहुव्रीहि समास। तो समास के अंतर्गत हमने ये देखा, समास में जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों का, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। जबकि संध में हमने क्या बताया था? संध में बताया था कि दो समीपवर्ती वर्णों के का मेल होता है। संध में दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। तो आज हमारा समास भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है और आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने इसे जितना सरल से सरल हो सका उसे अपने भाषा में समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपको कहीं भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। जहां पर भी समस्या हो उससे मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और अब समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे और देखेंगे कि परीक्षा जो महत्वपूर्ण समास हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं समाज से संबंधित, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं उनको हम कवर करेंगे, उसे देखेंगे। और तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो,
अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी करें, बताएं, उसको हम देखेंगे। यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। फिर भी अगर कहीं होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।